हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें बैंकिंग को हमने पहले लिया था और बैंकिंग स्टार्ट किया था। बच्चों, बैंकिंग में हमने जो स्टार्ट किया था वो थे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, वो हमने कर लिए थे। और हमने कुछ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स किए थे, जो क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं, लाइक LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, CRR और SLR। बच्चों, ये आपके कोर्स में से डिडक्ट हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं बाय द CBSE। ये CBSE ने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये SLR, CRR जो है हमारे, और LRR, दैट इज़ लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स से CBSE ने डिलीट कर दिए हैं, अब नहीं आएंगे ये। पर इसमें क्या पार्ट आएगा और क्या नहीं आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, इसमें ना आपसे जब पूछा जाता था कि क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स क्या होते हैं, इस तरीके से जो पूछा जाता था उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, उसमें नहीं आएगा। पर अलग से आपको इनका मीनिंग पूछा जा सकता है कि बताओ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में या क्रेडिट कंट्रोल में इसका कोई रोल नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर इसका मीनिंग पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है। तो आप सिर्फ इनके इतने छोटे छोटे से मीनिंग याद कर लेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में इसका क्या रोल होता है, क्या करना होता है, उनके मेजर्स क्या होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसके बारे में आपने लर्न नहीं करना, ठीक है। तो लर्न क्या करना है, सिर्फ इनके मीनिंग्स लर्न करने हैं कि अगर मीनिंग पूछ लिया जाए तो मीनिंग हमें आता हो, ठीक है। चलो, अब आगे करते हैं मनी मल्टीप्लायर। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर, जो आज हम समझेंगे, ठीक है। क्या है मनी मल्टीप्लायर? द मल्टीपल मनी जो होती है हमारी, द मल्टीपल बाय विच डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू एन इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। हमारी मनी का मल्टीपल होना 5 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। इसको हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर? 1/LRR करके। LRR क्या है? हमारी लीगल रिजर्व रेशो, से इट इज़ 20%, तो 1/20% कर देंगे हम, हमारा तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग कैसी होती है? इसकी वर्किंग बहुत लंबी चौड़ी है, थ्योरेटिकल वे में अगर देखोगे तो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरा पेज ले रही है, ठीक है, ये पूरा पेज कवर कर रही है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको दिखानी होती है मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल वे में मैंने आपको पूरा एक पेज दिखाया जो कवर हो रहा है नोट्स में, ये क्या है इसके बारे में हम इससे समझेंगे। जो यहाँ ये वर्किंग की गई है ना, वही सारी एक्सप्लेन कर रखी है आपके उस पेज पे, जो 1 पेज मैंने आपको पूरा दिखाया है, जो एक्सप्लेन किया हुआ है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, वो और कुछ नहीं, इसकी स्टेजेस को ही एक्सप्लेन कर रखा है जो यहाँ पे समझाई हुई हैं। अब मैं समझाती हूँ मनी मल्टीप्लायर किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले इनिशियल अमाउंट लिया, से हमने डिपॉजिट किया 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ में हम लोन कितना देंगे, ठीक है। देखो 20% जो है वो हमारा LRR है, तो LRR कितना है, लीगल रिजर्व रेशियो 20%। 1000 हमने डिपॉजिट करा है बैंक में जाके, तो 1000 का 20% क्या हुआ, 200, राइट। तो 200 बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा, ठीक है। और उसके बाद लोन कितने का दे दिया, 1000 में से अगर 200 बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा तो 800 का आगे वो लोन दे सकती है। तो 800 का उसने फर्स्ट राउंड जो था उसमें क्या करा, लोन दे दिया किसी और इंसान को। अब फर्स्ट राउंड में 800 का लोन दिया, तो 800 का 20% 160 उसने अपने पास रिजर्व रखा, और 640 बचे तो उसका दोबारा लोन दे दिया सेकेंड राउंड में, ठीक है। 640 का 20% यानी कि 128 इसको रिजर्व रखा अपने पास, और अगेन लोन दे दिया, जो बचे उसका 512 का 20% दैट इज़ 103 उसने अपने पास रखा, बचे कितने 409.6, इसका दोबारा लोन दे दिया, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसका 20% रिजर्व रखेगी, फिर जो बचेगा उसको यहाँ। ये हमने कितने राउंड तक करना होता है, 5 स्टेजेस तक, 5 राउंड्स तक। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि मनी मल्टीपल कितने टाइम होती है, 5 टाइम्स होती है। अगर आप यहाँ भी देखोगे 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका 5000, तो इनका टोटल भी कितना आ रहा है 5000, ठीक है, डिपॉजिट्स का। ये इतना इतना डिपॉजिट हमने रखा, ठीक है। अब लोन्स का टोटल क्या आएगा और रिजर्व का। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि आपने 3 स्टेजेस तक करना है, उसके बाद 4 और 5 स्टेज जो है वो नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, पूरी वर्किंग करके दिखा दोगे तो भी ठीक है,
और पूरी वर्किंग नहीं कर सकते, 3 कर सकते हो तो 3 स्टेजेस दिखा दो, उसके बाद लास्ट में टोटल लिख दो। अब टोटल तो आपको पता है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे 5000 आएगा। 5000 का 20% यानी कि 1000, ठीक है, ये रिजर्व रखा हमने और 5000 में से 1000 डिडक्ट किए तो वी गॉट 4000 जितने का हमने लोन दिया। इनका टोटल करके देखोगे तो यही अमाउंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मनी मल्टीप्लायर। इसी को इन्होंने थियोरटिकल वे में समझाया, पूरा एक्सप्लेन करके एक एक स्टेज की। हमने इनिशियली 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, 20% हमारा LRR था, 800 हमने अगेन लोन दे दिया, और ये सारी जो प्रोसेस है उन्होंने थियोरटिकल वे में समझाई है। तो मनी मल्टीप्लायर में इसी तरह करना है, थियोरटिकल वे में भी समझाना है और इस तरह कैलकुलेशन बेसिस पे भी समझाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। एक सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक कौन है? RBI। RBI कौन है? सबका बाप है, सबका पापा है। ठीक है, सभी कॉमर्शियल बैंक्स का पापा कौन है? RBI, सेंट्रल बैंक। सबसे पहला इसके पास इसका काम क्या होता है? बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू मतलब नोट इशूइंग करने का राइट होता है इसको। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, वो कौन इशू करता है? दैट इज RBI, सेंट्रल बैंक इशू करता है। इट मीन्स अ बैंक विच हैज़ द लीगल राइट टू इशू करेंसी नोट्स। जो करेंसी नोट्स को लीगल तौर पे इशू करता है उसे हम कहते हैं बैंक ऑफ इशू। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स टुडे एंजॉय कंप्लीट मोनोपोली ऑफ नोट इशूइंग। जितने भी बैंक हैं वो कंप्लीट मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं नोट इशूइंग की। ठीक है, देयर आर 2 मेन रीजंस व्हाई द मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशूइंग इशू इज गिवन टू द सेंट्रल बैंक। 2 बड़े बड़े रीजन है जिसकी वजह से RBI को ये अधिकार दिया गया है कि वो क्यों नोट पब्लिश करे, क्यों नोट इशू करे। ठीक है, एज वन इज द दैट इट ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। क्योंकि नोट की जो सर्कुलेशन होती है उसमें यूनिफॉर्मिटी, एक समान, एक जैसे समानता कौन बना के रखता है? RBI बना के रखता है। द अदर रीजन इज टू दैट इट गिव्स अ सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पे सेंट्रल बैंक को डायरेक्ट कंट्रोल देना होता है, इसलिए एज करेंसी नोट इन सर्कुलेशन आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। क्योंकि जो सर्कुलेशन होती है करेंसी नोट्स की वो मनी सप्लाई का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये है पहला कि बैंक इशू मतलब बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है नोट इशू करने का अधिकार, सोल राइट किसके पास होता है? लीगल राइट सिर्फ RBI के पास होता है। जितने भी कॉइन्स करेंसी नोट्स होते हैं RBI इशू करती है, सिर्फ 1 रुपये के कॉइन और नोट छोड़ के। 1 रुपीज़ कॉइन्स और नोट्स इशू करने का अधिकार किसको होता है? वो सोल राइट होता है फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी, उसके पास अधिकार होता है 1 रुपये के कॉइन और नोट पब्लिश करने का। 1 रुपये के कॉइन और नोट कभी भी RBI पब्लिश नहीं करती। 1 रुपये के कॉइन और नोट कौन पब्लिश करता है? ₹1 के कॉइन और नोट पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, now we move on to our second point which is government's banker, agent and advisor। भैया RBI कौन होता है? RBI गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। किस तरह? सबसे पहले देखते हैं बैंकर किस तरह है गवर्नमेंट का हमारा RBI। A central bank conducts the banking accounts। जितने भी बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो कौन कंडक्ट करके रखता है? वो कंडक्ट करके रखता है RBI of government's department. It performs the same banking function for the government as commercial bank perform for us, its consumers. It accept their deposit and undertake interbank transfers. It's also loan to the government. भाई जिस तरह कॉमर्शियल बैंक हम कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं उसी तरह RBI यानी कि सेंट्रल बैंक काम करता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए वो इंटरबैंक ट्रांसफर्स भी करता है, गवर्नमेंट को लोन भी देता है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स भी रखता है अपने पास। तो जिस तरह कमर्शियल बैंक हमारे लिए फंक्शन करते हैं उस तरह RBI फंक्शन करता है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो ये इस तरह एक बैंकर के रूप में काम करता है गवर्नमेंट के लिए। अब एजेंट के रूप में किस तरह काम करता है? A central bank also provide various services as a agent of the government. It manages public debt. It undertakes payment of interest on this debt and all sorts of other service relating to public debt. जितनी भी उधार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उधार डेप्ट मतलब उधार,
ठीक है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन मैनेज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही मैनेज करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे कि आप देखते हो ना, गुंडे होते हैं, गुंडे बदमाश लोग, वो क्या करते हैं, अपने पास एजेंट रखते हैं वसूली कराने के लिए, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जो होती है वो किसी को पैसा दे रखा है और फंसा हुआ है और वो उसे वापस नहीं दे रहा, डूब रहा है वो पैसा, ठीक है, उधार हो गया है, डेप्ट हो गया है, तो उसको कौन वसूल करेगा, उसको आरबीआई वसूल करेगा एज अ एजेंट। उसका एजेंट बन जाता है आरबीआई गवर्नमेंट का और जाके लोगों से वसूली करना शुरू कर देता है और सारे डेप्ट क्लियर करता है गवर्नमेंट के। एडवाइज़र किस तरह होता है, एडवाइज़र आरबीआई इस तरह होता है गवर्नमेंट का कि जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम कौन एडवाइस करता है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि आपको ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ कि डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, अगर आरबीआई से सलाह नहीं लेती गवर्नमेंट तो क्या डीमोनेटाइजेशन को परफॉर्म कर सकती थी अकेली? नहीं, कभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन होने से इकोनॉमी में कैश क्रंच बिल्कुल गायब हो गया था और फिर वापस एकदम लेके आ नहीं था सारा जो कैश था। ये सब काम क्या आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिए बिना या उससे पूछे बिना कि हम कर सकते या नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कर सकती थी? इट इज़ पॉसिबल। क्या पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सेंट्रल बैंक गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट लोन्स ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर। हर मैटर में आरबीआई ही गवर्नमेंट को सलाह देता है कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में है, तो सलाह कौन देगा? आरबीआई देगा। दिस फंक्शन सिग्निफाइज द म्यूचुअल एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक कैरीज आउट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वाइल गवर्नमेंट कैरीज आउट फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो बनाती है वो फिस्कल राजकोषीय पॉलिसीज़ बनाती है। बोथ पॉलिसीज़ आर इंटीमाइटली कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ लोगों को बचाना, लोगों के लिए काम करना। दिस फंक्शन इज़ अ सोर्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ये जो फंक्शन है ये बताता है कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक में किस तरह का बाउंडेशन है, किस तरह बाउंड है वो एक दूसरे से, किस तरह का रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो समझ में आया कि गवर्नमेंट जो सेकंड पॉइंट था कि गवर्नमेंट के लिए ये बैंकर, एडवाइज़र और एजेंट के रूप में किस तरह काम करता है कि भाई बैंकर बन के उनको हमारी तरह सारे डिपॉजिट, लोन फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। एजेंट बन के वसूली करता है उनके डेप्ट्स की लोगों के पास जा जाके, ठीक है। और लास्ट जो था एडवाइज़र बन के उनको एडवाइस करता है कि आपको ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट विच इज़ बैंकर, बैंक्स एंड सुपरवाइज़र। बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई के सारे फंक्शंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसके आगे उतने कम है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये आप मुझसे लिखवा लो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। चाहे तो वो सारे फंक्शंस पूछ लेंगे 6 मार्क्स में कि बताओ आरबीआई के, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, तो 6 मार्क्स में आपको सारे फंक्शन बताने होंगे। और अलग से कोई फंक्शन भी पूछ लेते हैं कि सारे ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया गवर्नमेंट, बैंकर, एजेंट, एडवाइज़र किस तरह होता है ये बताओ, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट सेपरेटली भी पूछा जा सकता है 4 मार्क में, तो दोनों तरीके से इसको लर्न करना है। थर्ड पॉइंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज़र। बैंकर्स का बैंक किस तरह होता है और सुपरवाइज़र किस तरह होता है। बैंकर्स का बैंक किस तरह होता है? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक अंडर द बैंकिंग लॉ। दीज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सच डिपॉजिट एज रिजर्व। This percentage is fixed by the RBI. Further, a part of these reserve is to kept with the central bank and other part with the bank themselves. बैंकर्स बैंक किस तरह होता है बच्चों? बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। मैंने आपको बताया था कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आरबीआई उनका पापा होता है, ठीक है। तो ये बैंकर्स का बैंक होता है आरबीआई, सब पे नज़र रखता है, ओवरव्यू करता है, सुपरवाइज करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को जा जाके कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कमर्शियल बैंक्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। सब कुछ कंट्रोल में होता है आरबीआई के, सब कुछ होल्ड करके रखता है वो अपने पास, सब पे नज़र रखता है, सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को कि वो लोन कितना दे रहे हैं लोगों को, कितना नहीं दे रहे हैं। उनकी क्रेडिट और लैंडिंग कैपेसिटी को कौन होल्ड करके रखता है? आरबीआई होल्ड करके रखता है। आरबीआई की परमिशन के बिना क्या कोई भी कमर्शियल बैंक किसी को भी लोन दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता। क्रेडिट और लैंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल ही आरबीआई करके रखता है।
उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखता है, होल्ड रखता है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपनी मनमानी से ज़्यादा लैंडिंग कैपेसिटी ना करे, ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड ना करे और कम ना करे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो ये सारा कौन कंट्रोल करके रखता है? ये सारा का सारा आरबीआई कंट्रोल करके रखता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बैंकर्स का बैंक होता है, राजाओं का राजा होता है। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल करके रखता है कि कॉमर्शियल बैंक्स पूरी तरह सुपरवाइज रहें, ढंग से काम करें, इनका काम जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। कॉमर्शियल बैंक इफ़ दे विश कैन होल्ड मोर रिजर्व विद द आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक चाहे तो अपने ज़्यादा रिजर्व रखवा सकते हैं आरबीआई के पास। इफ़ दे हैव सरप्लस कैश, अगर उनके पास सरप्लस कैश है तो द आरबीआई यूजेज दीज रिजर्व टू मीट एमरजेंसी कैश नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कॉमर्शियल बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक्स को कभी भी किसी भी इमरजेंसी में कैश की नीड है तो आरबीआई कैसे प्रोवाइड कराएगा? उसे आरबीआई प्रोवाइड कराएगा जो उसने रिजर्व रख रखे थे उस बैंक के अपने पास, उसके थ्रू। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू दीज बैंक्स इन दिस वे द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन बैंकर्स बैंक। अच्छा, जब इन बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है, तभी वो बैंकर्स का बैंक कहलाता है। भाई अगर बच्चों को पैसों की ज़रूरत होगी तो कौन देगा? पापा। तो इसी तरह कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं? बच्चे हैं, उनको अगर लोन की ज़रूरत है तो कौन देगा? उनका पापा, आरबीआई। ठीक है, These reserves ensure that commercial bank it makes rules regarding licensing, management, branch expansion, liquidation, etc. किसी भी चीज़ के लिए उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्हें अपनी ब्रांच एक्सपेंड करनी हो, कहीं और खोलनी हो, ठीक है, उन्हें लाइसेंस लेना हो, किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है तो सेंट्रल बैंक ही देगा कॉमर्शियल बैंक को। इट ऑल्सो अंडरटेक्स पीरियडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक। बैंक्स की इंस्पेक्शन भी करता रहता है आरबीआई, सुपरवाइज करता है पूरा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? बैंकर्स बैंक और सुपरवाइज़र किस तरह है, वो सुपरवाइज करता है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट पॉइंट 4, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, किस तरह क्रेडिट कैपेसिटी, लैंडिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। बच्चों ये डिडक्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है हमारे कोर्स में से, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, बट फिर भी हमें समझ लेना चाहिए। इन एनी केस कहीं से आ जाता है तो हमें पता हो, सिंपल है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज़, मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। आरबीआई जब ओपन मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है तो उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़? क्या होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़? आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हो तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, दीज ऑल आर कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ओके गाइस, ओपन मार्केट फॉर दीज सिक्योरिटीज़। सपोज द सेंट्रल बैंक्स बाय द सिक्योरिटी। अब ये वाला जो पार्ट है आपके लिए वो काम का नहीं है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में वो क्या करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हट चुका है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मेजर्स में से, तो मीनिंग ही समझ लो, वही बहुत है। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशो के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुकी है। एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो कमर्शियल बैंक्स रखते हैं लीगली, किसके पास? आरबीआई के पास डिपॉजिट करके। बस इसका मीनिंग याद करना है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में किस तरह वर्क करेगा ये नहीं याद करना। अगर एनी केस पूछ लिया जाता है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये CRR, बैंक रेट, LRR, ये सारे जो है ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सेम वर्क करते हैं। किस तरह? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। लोगों के हाथ में बहुत पैसा है तभी तो महंगाई आई है, तो लोगों के हाथ से पैसा खींचना है हमको। तो खींचने के लिए क्या करो? ये LRR, CRR, इन सब की रेट इंक्रीज़ कर दो, तो लोगों के हाथ, जब वो बैंक में ज़्यादा पैसा देंगे तो उनके हाथ से पैसा खींचेगा। ठीक है, तो उसमें इन सबको बढ़ाना होता है। डिफ्लेशन के केस में क्या करना होता है? ये बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और जितनी भी रेट्स हैं, जितने भी क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हैं, उन सब को कम करना होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, उनको देना है। जैसे कि अभी डिफ्लेशन चल रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों को पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये सारी रेट, देखो अभी आरबीआई ने किया ना, ये सारी रेट्स को कम कर दिया था। ठीक है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे, वो बैंक में कम दें। ठीक है, चलो और नेक्स्ट पॉइंट इज SLR। इसके बारे में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले।
कि SLR रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक के पास एक परसेंटेज डिपॉजिट होती है उसको कहते हैं SLR इन फॉर्म ऑफ लीगली रिक्वायर्ड टू कीप, लीगली रखना पड़ता है उन्हें अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में, लिक्विड एसेट्स जो ईजिली कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कि गोल्ड। ठीक है, फिर आगे ये बता रखा है आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या रोल होता है, वो सेम है सब में। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट, एक तरह की इंटरेस्ट रेट होती है एट विच द कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। अपनी छोटे समय की, शॉर्ट टर्म नीड्स मतलब छोटे समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब कॉमर्शियल बैंक्स उधार लेते हैं, बोरो करते हैं RBI से, तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। कब, जब कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। अब आ जाती है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। जब कॉमर्शियल बैंक अपने फंड्स RBI के पास रखता है तो उस इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सभी इंटरेस्ट रेट ही होती हैं। एक शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए था और रिवर्स रेपो रेट जो है ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, इतना फ़र्क है दोनों में बस। ठीक है, बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट, ये भी एक इंटरेस्ट रेट होती है, सेम रेपो रेट वाली डेफिनेशन है इसकी। एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम RBI टू देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। रेपो रेट में हमने शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बोरो किया था, बैंक रेट में हम लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए बोरो कर रहे हैं RBI से मनी, उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ये सब आपके कोर्स में से डिलीट हो चुका है CBSE की तरफ से, पर डिलीट हुए हैं इसके मेजर्स कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे वर्क करती हैं, क्या करना चाहिए हमें, इनकी मीनिंग्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि पूछे जा सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इट रेफर्स टू द डिस्काउंट फिक्स बाय द RBI। RBI क्या करती है, जब किसी ने लोन लेना हो तो उसको डिस्काउंट देती है, तो ऐसे डिस्काउंट अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाता है RBI की तरफ से उसको कहते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट। किसी एसेट को मोर्टगेज कराने के लिए एज अ सिक्योरिटी बाय द बोरोवर्स टू द कॉमर्शियल बैंक, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लोन। सिक्योरिटी और लोन के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी हमने जो रखवाई वो थी 1 लाख की, ठीक है, लोन हमें मिला 60,000 का, तो 1 लाख और 60,000 के बीच का अमाउंट 40,000, वो क्या था, मार्जिन रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इफ़ मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है तो, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 30% है तो अमाउंट कुछ और होगा, 20% है तो अमाउंट कुछ और होगा। ठीक है, ये सब थे आपके क्या फंक्शंस ऑफ RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किए 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आगे हम जितने भी वेरी लगा लें वो कम है। फर्स्ट इज़ योर वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड सेकेंड इज़ योर फंक्शंस ऑफ RBI। बच्चों फंक्शंस ऑफ RBI बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये आपको 6 मार्क में पूछे जा सकते हैं अगर सारे पूछे जाएँ तो, और आपको 4 मार्क में पूछे जाते हैं अगर सेपरेटली कोई पॉइंट पूछ लिया जाए तो कि इसको एक्सप्लेन करो ये क्या होता है। ठीक है, तो बैंकिंग जो है हमारी उसमें इतना ही है, बैंकिंग वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया मनी एंड बैंकिंग में से। ठीक है, अब मनी बची है हमारे पास। मनी में आपका बहुत सारा कोर्स CBSE की तरफ से पहले ही डिलीट हो चुका है, विच इज़ योर मीनिंग ऑफ मनी, राइट, एंड फंक्शंस ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें पहले ही डिलीट हो चुकी हैं। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम डिलीट हो चुका है। तो मनी में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, एक तो बचे हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4। ठीक है, जो मैं आपको भी समझा देती हूँ तो उसके बाद मनी एंड बैंकिंग जो है वो पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, सी मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकनॉमी। एक इकनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लोगों के पास जितना पैसा जमा होता है दैट इज़ कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है, हमारी इकनॉमी में जो कैश होता है ना वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है,
तो फीचर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये इंक्लूड करती है जो लोगों के पास मनी है, ठीक है। सिग्निफाई मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म, लोग भी होते हैं इसमें और बिजनेस फर्म्स भी होती हैं, उन दोनों के पास जितना भी पैसा है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, ये मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करती, जो मनी क्रिएट करते हैं जैसे कि गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, एज कैश बैलेंसेज हेल्ड बाय दैम, उनके पास जो कैश है उसको इंक्लूड नहीं करेगी। डू नॉट कम इन टू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोगों के पास पैसा इकट्ठा है उसको इंक्लूड करती है, तो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट इज़ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कंसर्न होती है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है? आरबीआई ने बनाए थे 1967 और 68 में, और 1977 में 4 ऑल्टरनेटिव बनाए गए थे मनी सप्लाई के, जो इवॉल्व किए गए थे वो क्या थे? सबसे पहला है M1। M1 क्या है? ये जो थ्योरी में लिखा है ये फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया गया है। M1 इज इक्वल्स टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, लोगों के पास जो करेंसी एंड कॉइन्स है 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, ठीक है, वो प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया था, जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक जो है पूरा पैसा ना दे के 5 लाख रुपए हमें 2 लाख की ज़रूरत है तो हम 2 लाख ले सकते हैं, 3 लाख वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल के हमारे नाम का उसमें डाल देगी, जब भी हम चाहें चेक से विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और कुछ डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होते हैं, इन तीनों को मिलाकर बनता है M1। ये सबसे लीस्ट मेथड होता है मनी सप्लाई का। क्या होता है? सबसे लीस्ट मेथड। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से, MCQ में से 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, बताओ मनी मेजर सप्लाई का सबसे लीस्ट ऑब्जेक्टिव, तो वो लीस्ट होता है M1। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा M2। M2 क्या होता है? M2 इक्वल्स टू, एक तो आपका M1 पूरा जो आपने पीछे पढ़ा था, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, M1 पूरा प्लस इसके साथ में सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपका एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस में जाके आप अकाउंट खुलवाओ तो उसमें भी आपका बैंक की तरह सेविंग अकाउंट खुल जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग के बैंक के पास हमारे जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, ये हो गया आपका M2। अब आता है M3। M3 इज़ द लार्जेस्ट मेथड, सबसे बड़ा मेथड है ये। लीस्ट पूछा जाए तो M1, लार्ज पूछा जाए तो M3। सो M3 इक्वल्स टू M1 पूरा जो आपने पीछे पढ़ा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक के पास जो नेट टाइम डिपॉजिट होते हैं, नेट टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप डिपॉजिट करते हो, जैसे कि आपकी FD फिक्स डिपॉजिट, वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, 15 ईयर्स में पूरा होगा या 10 ईयर्स में पूरा होगा तब आप निकलवाओगे, तो वो होते हैं हमारे नेट टाइम डिपॉजिट जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट किए जाए, ठीक है। ये था आपका M3। अब लास्ट आ जाता है M4। M4 क्या होता है? M4 में M1 नहीं आता, M3 सबसे बड़ा है ना, लार्ज है, तो इसमें आता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास सिर्फ सेविंग वाले नहीं, टोटल जितने भी डिपॉजिट हैं वो सारे डिपॉजिट्स प्लस M3 इक्वल्स टू M4 होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो 4 मेजर्स हैं ये मनी सप्लाईज की लिक्विडिटी की डिफरेंट तरह की डिग्रीज हैं, ठीक है। M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, कम लिक्विड है, ठीक है। M3 is widely used as a measures of money supply. It's also known as aggregate monetary resources of the society. M3 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। M1, M2 are generally known as narrow money method. M1 ये जरूर याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि M1, M2 को हम नैरो मनी मेथड बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि नैरो मनी मेथड बताओ तो आपको क्या बताना है? M1 और M2 को एक्सप्लेन करना है। और ब्रॉडर मनी कॉन्सेप्ट पूछे जाएँ तो M3 और M4 को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ब्रॉडर मनी में M3, M4 को एक्सप्लेन करना है और नैरो मनी में M1, M2 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपका मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। तो हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर हम अपना पूरा फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मनी और बैंकिंग और डिटर्मिनेशन वाला जो चैप्टर है ये दोनों बिल्कुल लर्न होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए,
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। और ये चीज़ याद रखना कि जब तक हमें इनको कंप्लीट कर लेना है, लर्न कर लेना है, मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।